नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पीडी पाठक द्वारा रचित शिक्षा मनोविज्ञान का चैप्टर नंबर 40 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इससे पहले हमने 39 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए वो चैप्टर बहुत ही यूजफुल है। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो चैप्टर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ क्या होता है और इसका स्वरूप क्या है। सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाएं अति प्राचीन काल से मानसिक योग्यताओं के आधार पर छात्रों से अंतर करते चले आ रही हैं। यद्यपि उन्होंने अपने इस प्राचीन परंपरा का अभी तक परित्याग नहीं किया है, पर वे इस धारणा का निर्माण कर चुकी हैं कि छात्रों में अन्य योग्यताएं और कुशलताएं भी होती हैं, जिनके फलस्वरूप उनमें कम या फिर अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। इस धारणा को मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करते हुए स्किनर महोदय ने लिखा है कि आज हमारा ये विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। स्किनर महोदय की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की इस परिभाषा के अनुसार ही उसमें व्यक्तित्व के वे सभी पहलू आ जाते हैं जिनका माप किया जा सकता है। माप किया जा सकने वाले ये पहलू कौन से हैं, इसके संबंध में टायलर महोदय ने लिखा है कि शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। फिर हम देखने वाले हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। टायलर महोदय के अनुसार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। तो यही क्या है, व्यक्ति की विभिन्नता है। व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण हम किन्हीं दो व्यक्तियों को एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं कह सकते हैं। ये विभिन्नताएं इतनी अधिक है कि हम इनमें से केवल सर्वप्रधान का ही विवरण यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं और अग्र अंकित पंक्तियों में ऐसा हमने किया है। सबसे पहले है शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताओं का अवलोकन होता है। वो कौन कौन सी हैं, जैसे रंग, रूप, भार, कद, बनावट, यौन भेद, शारीरिक परिपक्वता। इन सभी में सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार की विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। दूसरा है मानसिक विभिन्नता। मानसिक दृष्टि से व्यक्तियों में विभिन्नताओं के दर्शन होते हैं। कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है तो कोई व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान, तो कोई व्यक्ति कम बुद्धिमान और कोई व्यक्ति तो मूर्ख होता है। इतना ही नहीं, एक ही व्यक्ति में शैशवावस्था, किशोरावस्था और अन्य अवस्थाओं में विभिन्न मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। इस योग्यता की जांच करने के लिए बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। वुडवर्थ महोदय का मत है कि प्रथम कक्षा में बालकों की बुद्धि लब्धि 60 से लेकर 160 तक हमें देखने को मिलती है। तीसरा जो प्रकार है व्यक्तिगत विभिन्नता का, वो है संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक दृष्टि से व्यक्तियों की विभिन्नताओं को सहज ही जाना जा सकता है। इन विभिन्नताओं के कारण ही कुछ व्यक्ति उदार होते हैं, उदार हृदय के होते हैं, और कुछ व्यक्ति कठोर हृदय के, और कुछ व्यक्ति खिन्नचित्त और कुछ प्रसन्नचित्त व्यक्ति होते हैं। उनकी
संवेगात्मक विभिन्नताओं का मापन करने के लिए संवेगात्मक परीक्षणों का निर्माण किया गया है। अगला जो प्रकार है वो है रुचियों में विभिन्नता। रुचियों की दृष्टि से व्यक्तियों में कभी कभी आश्चर्यजनक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। किसी को संगीत में तो किसी को चित्रकला में, किसी को खेल खेलने में तो किसी को वार्तालाप में रुचि होती है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि में उसकी आयु की वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन होता जाता है। यही कारण है कि बालकों और वयस्कों की रुचियों में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, बालकों और बालिकाओं या फिर पुरुषों और स्त्रियों की रुचियों में भी काफी अंतर पाया जाता है। अगला प्रकार है विचारों में विभिन्नता। विचारों की दृष्टि से व्यक्तियों की विभिन्नताओं को सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। व्यक्तियों में इन विचारों के विविध रूप मिलते हैं, जैसे कि उदार, अनुदार, धार्मिक, अधार्मिक, नैतिक, अनैतिक आदि विचार। समान विचार या विचारों के व्यक्ति बड़ी कठिनाई से इस दुनिया में मिलते हैं। विचारों की विभिन्नताओं के अनेक कारणों में से जो मुख्य कारण है वो है आयु, लिंग और विशिष्ट परिस्थितियां। अगला जो व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार है वो है सीखने की विभिन्नता। सीखने की दृष्टि से व्यक्तियों और बालकों में अनेक विभिन्नताएं दृष्टिगत होती हैं। कुछ बालक किसी कार्य को जल्दी और कुछ बालक उस कार्य को देर से सीखते हैं। इसके संबंध में क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि एक ही आयु के बालकों में सीखने की तत्परता का समान स्तर होना जरूरी नहीं है। उनकी सीखने की भिन्नता के प्रमुख कारण हैं उनकी परिपक्वता की गति में भिन्नता और उनके द्वारा किसी बात का पहले से सीखे हुए होना। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता में सीखने की विभिन्नता है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का अगला जो प्रकार है वो है गत्यात्मक योग्यता में विभिन्नता। गत्यात्मक योग्यता की दृष्टि से व्यक्तियों में अत्यधिक विभिन्नताओं का होना पाया जाता है। इन विभिन्नताओं के कारण ही कुछ व्यक्ति एक कार्य को अधिक कुशलता से और कुछ व्यक्ति उस कार्य को कम कुशलता से करना पसंद करते हैं। इस कुशलता या योग्यता में आयु के साथ साथ वृद्धि होती जाती है। फिर भी जैसा कि क्रो एंड क्रो महोदय ने लिखा है कि शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी महान विभिन्नता होती है। अगला जो प्रकार है व्यक्तिगत विभिन्नता का वो है चरित्र में विभिन्नता। चरित्र की दृष्टि से भी सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य पाई जाती है। व्यक्ति अनेक बातों से प्रभावित होकर एक विशेष प्रकार के चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षा, संगति, परिवार, पड़ोस आदि सभी का चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। तो एक बालक जो होता है उसका शिक्षा, संगति, परिवार, पड़ोस सभी के द्वारा उसके चरित्र पर प्रभाव पड़ता है और सभी चरित्र के विभिन्न स्वरूप को निश्चित करते हैं। अगला जो व्यक्तिगत विभिन्नता प्रकार है वो है विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। विशिष्ट योग्यताओं की दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक विभिन्नताओं का अनुभव किया जाता है। इस संबंध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि सब व्यक्तियों में विशिष्ट योग्यताएं नहीं होती और जिनमें ये विशिष्ट योग्यताएं होती भी हैं उनमें इसकी मात्रा में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य मिलता है। न तो सब खिलाड़ी एक स्तर के होते हैं और न सब कलाकार एक स्तर के होते हैं, तो सभी में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य देखने को मिलता है। अगला व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार है व्यक्तित्व में विभिन्नता। व्यक्तित्व की दृष्टि से व्यक्तियों की विभिन्नताएं हमें किसी न किसी रूप में आकर्षित करती हैं। हमें जीवन में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, सामान्य और असाधारण व्यक्तित्व के लोगों से कभी न कभी हमारी भेंट अवश्य हो जाती है। हम उनकी योग्यता से भले ही प्रभावित न हो पर उनके व्यक्तित्व से हम अवश्य प्रभावित होते हैं। इसलिए टायलर महोदय ने इसके संबंध में लिखा है,
कि संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रमुख कारण। इसमें सबसे पहला कारण जो है वो वंशानुक्रम आता है। वंशानुक्रम जो कारण है, इसके प्रबल समर्थक गॉर्टन एंड रूसो पियर्सन महोदय माने जाते हैं। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विभिन्नताओं का एकमात्र जो कारण है वो व्यक्ति का वंशानुक्रम ही माना जाता है। इसलिए स्वस्थ, बुद्धिमान और चरित्रवान माता पिता की संतान भी स्वस्थ, बुद्धिमान और चरित्रवान होती है। मन महोदय ने भी वंशानुक्रम का व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण स्वीकार किया है। इस वंशानुक्रम को उन्होंने भी स्वीकार करते हुए लिखा है कि हमारा सबका जीवन एक ही प्रकार से शुरू होता है। फिर इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हम में अंतर होता चला जाता है। इसका एक उत्तर यह है कि हमारा सबका जो वंशानुक्रम है वो अलग अलग होता है। दूसरा जो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है वो है वातावरण। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि वो अपना लेता है। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरणों में निवास करने वाले व्यक्तियों में विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। यही बात है भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के विषय में कही जा सकती है। ठंडे देशों के निवासी लंबे, बलवान और परिश्रमी होते हैं, जबकि जो गर्म देश हैं वहाँ पर रहने वाले जो इंसान हैं वो निर्बल, छोटे और आलसी होते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक वातावरणों के कारण ही हिंदुओं और मुसलमानों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। अगला कारण है जाति, प्रजाति व देश। ये व्यक्तिगत विभिन्नता का तीसरा प्रमुख कारण माना जाता है। ब्राह्मण जाति के मनुष्य में अध्ययनशीलता और क्षत्रिय जाति के मनुष्य में युद्ध प्रियता का गुण पाया जाता है। निग्रो जो प्रजाति है इसकी अपेक्षा श्वेत जो प्रजाति है वो अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल मानी जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही हम विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं करते। हम उनको आसानी से पहचान लेते हैं। अगला जो कारण है वो आयु व बुद्धि का है। ये चौथा प्रमुख कारण माना जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता जाता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में हमें अंतर देखने को मिलता है। बुद्धि जो है वो जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूड बनाकर अंतर स्पष्ट रेखा खींच देती है। अगला कारण है शिक्षा व आर्थिक दशा। शिक्षा जो है वो व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर और विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से उसे भिन्नता प्रदान करती है। गरीबी को सभी तरह के पापों और दुर्गुणों का कारण माना जाता है और गरीबी के कारण लोग चोरी, डाका और हत्या ऐसे जघन्य कार्यों को भी पाप नहीं समझते हैं और वो इन कार्यों को करते हैं। पर वे लोग उन व्यक्तियों से पूर्णतया अलग होते हैं जो उत्तम आर्थिक दशा के कारण प्रत्येक कुकर्म को अक्षम्य अपराध समझते हैं। अगला जो प्रमुख कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता का वो है लिंग भेद। इस लिंग भेद के कारण ही बालकों और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास और कार्य क्षमता में हमें अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसा कि स्किनर महोदय ने लिखा है कि बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है, जबकि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता अधिक पाई जाती है। बालक गणित और विज्ञान में
बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि जो बालिकाएं हैं वो भाषा और सुंदर हस्तलेख में बालकों से हमेशा आगे रहती हैं। बालकों पर सुझाव का कम प्रभाव पड़ता है, पर बालिकाओं पर सुझाव का हमें ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। बालकों की रुचि साहसिक कहानियों में होती है, जबकि बालिकाओं की रुचि प्रेम कहानियों और दिवा सपनों में होती है। हमने व्यक्तिगत विभिन्नता के अनेक कारणों को यहाँ लेखबद्ध किया है। ये कारण सामान्य रूप से व्यक्तियों की विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, पर जहाँ तक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न आता है, तब उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कुछ अन्य मुख्य कारण भी माने जाते हैं। इनका उल्लेख करते हुए गैरिसन व अन्य ने लिखा है कि बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। फिर आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनका ये अटल विश्वास है कि इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक जो है वो अपने छात्रों का अवर्णनीय हित कर सकता है और साथ ही शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल वो बना सकता है। उनका यह विश्वास अग्रलिखित जो तथ्य हैं उन पर आश्रित है। इसमें पहला जो महत्व है वो है छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले बालकों में केवल आयु का ही अंतर नहीं पाया जाता, उनमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक अंतर भी हमें देखने को मिलता है। अतः उनका परंपरागत विधि के अनुसार कक्षाओं में विभाजन करना सर्वथा अनुचित माना जाता है। वस्तुतः उनकी विभिन्नताओं के अनुसार उनका विभाजन समरूप समूहों में किया जाता है। इस प्रकार का सर्वोत्तम विभाजन उनकी मानसिक योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षा का श्रेष्ठ, सामान्य और निम्न मानसिक योग्यता वाले बालकों के 3 समूहों में विभाजन किया जाना चाहिए। तो प्रत्येक कक्षा का विभाजन 3 समूहों में होना चाहिए। अमेरिका के अधिकांश स्कूलों में इसी प्रकार का विभाजन हमें देखने को मिलता है। मोर्स एंड विंगो महोदय के अनुसार अमेरिका में वर्गीकरण की नवीनतम विधि यह है कि 9 वर्ष की अवस्था तक आयु के अनुसार शिक्षा और 9 से 13 वर्ष तक की अवस्था तक रुचियों के अनुसार शिक्षा और 13 वर्ष की अवस्था के बाद मानसिक योग्यता के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। मोर्स एंड विंगो महोदय के शब्दों में इस वर्गीकरण का आधार यह है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नताएं मानी जाती हैं। यह तत्परता आयु के अनुसार परिवर्तित होती जाती है। अतः केवल मानसिक योग्यताओं के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना अनुचित माना जाता है। अगला जो शैक्षिक महत्व है वो है व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था। मानसिक योग्यताओं की विभिन्नता के कारण सामूहिक शिक्षण निस्सार और निष्प्रयोजन होता है। अतः व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था की जानी न केवल वांछनीय बल्कि आवश्यक है। इस विचार से ही प्रेरित होकर व्यक्तिगत शिक्षण की 2 नवीन योजनाएं शुरू की गई हैं। एक तो है डॉल्टन योजना और दूसरी है बिनेटिका योजना। इस प्रकार की व्यक्तिगत शिक्षण की योजना प्रत्येक विद्यालय में कार्यान्वित की जानी चाहिए। इस बात पर बल देते हुए क्रो एंड क्रो महोदय ने लिखा है कि विद्यालय का ये कर्तव्य है कि वो प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना ही भिन्न क्यों न हो। फिर अगला जो शैक्षिक महत्व है वो है कक्षा का सीमित आकार। जब कक्षा में छात्रों की संख्या 40 या 50 हो जाती है, तब शिक्षक के लिए उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना असंभव हो जाता है। ऐसी दशा में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में वो शिक्षक
असमर्थ रहता है। अतः मनोवैज्ञानिकों का मत है कि कक्षा में छात्रों की संख्या लगभग 20 के आसपास ही होनी चाहिए। रोस महोदय ने इस कथन का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रत्येक अध्यापक की साक्षरता में छात्रों की जो संख्या है वो इतनी कम होनी चाहिए कि वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से भली भांति जान सके, क्योंकि इस ज्ञान के बिना वो उनसे ऐसे कार्यों को करने को कह सकता है जो उनमें से बहुतों के स्वभाव के अनुसार उनके लिए असंभव होते हैं। अगला जो शैक्षिक महत्व है वो है शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन। सब बालकों के लिए एक ही प्रकार की और घिसी पिटी शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित और अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। इस बात की परम आवश्यकता है कि बालकों के व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में यथाशीघ्र परिवर्तन किया जाए। शिक्षण की ये नवीन विधियां गतिशील, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। अगला जो शैक्षिक महत्व है वो है गृह कार्य की नवीन धारणा। व्यक्तिगत भेदों के कारण सब बालकों में समान कार्य की समान मात्रा पूर्ण करने की क्षमता नहीं होती है। अतः प्राचीन प्रथा के अनुसार सब बालकों को एक जैसा गृह कार्य देना और उनके प्रति यह एक प्रकार का गृह कार्य देना उनके प्रति अन्याय करना जैसा होता है। आवश्यकता इस बात की है कि गृह कार्य देते समय उन बालकों की क्षमताओं और योग्यताओं का पूर्ण ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए। इस दृष्टि से मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि वाले बालकों को दिए जाने वाले गृह कार्य में अंतर किया जाना विवेक का प्रतीक माना जाता है। अगला जो शैक्षिक महत्व है वो है बालकों की विशेष रुचियों का विकास। यदि सब नहीं तो कुछ बालक ऐसे जरूर होते हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकार की रुचियां हमें देखने को मिलती हैं। इन रुचियों का विकास करके उनका और उनके द्वारा समाज एवं देश का हित किया जा सकता है। अतः शिक्षक का ये कर्तव्य रहता है कि वह बालकों की विशेष रुचियों का ज्ञान प्राप्त करके उनका अधिकतम विकास करने का वो सतत प्रयास करे। फिर है शारीरिक। अगला जो शैक्षिक महत्व है वो है शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान। आधुनिक शिक्षा की ये मांग रही है कि बालकों के शारीरिक दोषों और असमर्थताओं के प्रति पूर्ण ध्यान दिया जाए ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। इसके संबंध में स्किनर महोदय ने 4 सुझाव प्रस्तुत किए हैं। पहला है, जिन बालकों को कम दिखाई या सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे बैठाया जाए ताकि उनको आसानी से सुनाई दे और बोर्ड पर जो लिखा है वो आसानी से दिखाई दे। दूसरा सुझाव है, निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए विश्राम के घंटे निश्चित किए जाएं कि जो निर्बल और कुपोषित बालक हैं उनको बीच बीच में विश्राम देना चाहिए। अगला सुझाव है, प्रत्येक बालक की डॉक्टरी जांच की जाए। और अगला सुझाव है, प्रत्येक विद्यालय में एक डॉक्टर की नियुक्ति की जानी चाहिए। अगला जो शैक्षिक महत्व है वो है लिंग भेद के अनुसार शिक्षा। लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं आदि में हमें पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। जैसे जैसे बालक और बालिकाएं बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये अंतर और अधिक स्पष्ट होता चला जाता है। इस दृष्टि से प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए समान पाठ्यक्रम विषय हो सकते हैं, परंतु माध्यमिक कक्षाओं में इन विषयों में अंतर की स्पष्ट रेखा का खींचा जाना बहुत ही जरूरी है। अगला जो शैक्षिक महत्व है वो है आर्थिक व सामाजिक दशाओं के अनुसार शिक्षा। बालकों के परिवारों की आर्थिक और सामाजिक दशाएं उनके विचारों, दृष्टिकोणों, आवश्यकताओं आदि में भेद उत्पन्न कर देती हैं। उनके इस भेद को ध्यान में रखकर ही उनके लिए उपयुक्त प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा न करने से उनको प्रदान की जाने वाली शिक्षा का निरर्थक सिद्ध होना स्वाभाविक माना जाता है। अगला जो शैक्षिक महत्व है वो है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण। विभिन्न आयु के बालकों एवं
बालकों एवं बालिकाओं की रुचियों, रुझानों, अभिवृत्तियों और आकांक्षाओं में इतना अधिक अंतर होता है कि सबके लिए समान पाठ्यक्रम का निर्माण करना उनके प्रति अन्याय करना होता है। अतः उनका पाठ्यक्रम जो है वो लचीला होना चाहिए और उनमें इतने विभिन्न प्रकार के विषय होने चाहिए कि किसी भी बालक या बालिका को अपनी इच्छानुसार विषयों का चयन करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई अनुभव न हो। इस विचार के समर्थन में स्किनर महोदय ने लिखा है कि बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता तो यही है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। अंत में सारांश के रूप में हम यही कह सकते हैं कि बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न प्रकार के लाभ पहुंचा सकता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि वह शैक्षिक निर्देशन के द्वारा उपयुक्त विषयों और व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा सर्वोत्तम व्यवसाय का चयन करने में बालकों को अपूर्व सहायता दे सकता है। कौन? शिक्षक। इसलिए स्किनर महोदय ने ये मत व्यक्त किया है कि यदि अध्यापक उस शिक्षक में सुधार करना चाहता है जिसे सब बालक अपनी योग्यताओं का ध्यान किए बिना प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान अनिवार्य होता है। इस प्रकार ये अध्याय यहीं समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।